नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इस बार फिर एक बार बिहार की चर्चा हो जाए। बिहार से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है और ये बात सही है। पॉलिटिकल पंडित भी चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी जब थोड़ा शोध किया तो आश्चर्य हो गया और आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महीना चल रहा है मार्च का। मुख्यमंत्री को होना चाहिए अपने दफ्तर में रात दिन। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और अगर ये मुख्यमंत्री कंटिन्यू नहीं करते हैं श्रीमान नीतीश कुमार, तो जाते जाते इनकी कोशिश होगी कि जो विलंबित फाइल है, जो अटका हुआ है फाइल, उन सारे फाइल को कोशिश करके निर्गत कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। कहीं कोई काम फंसे नहीं। जो हम तो आउटगोइंग हैं, जो इनकमिंग सत्ता होगी या व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होगा, उसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी ना आ जाए कि हमने जो काम किया है वो उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, उसको हम सुधारें कैसे। तो या तो उसको सुधार करके ये मुख्यमंत्री स्वयं दूसरे को कुर्सी सौंपें या जिम्मेदारी सौंपें, या अगर सब कुछ सुधरा हुआ है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है क्या क्या ऐसा होगा? सरकारी काम है, मुख्यमंत्री के टेबल पर सारे फाइल बिल्कुल क्लीन होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे फाइल्स ऐसे होंगे जिसकी ठीक से जांच होनी है, तहकीकात होनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के फाइल पर, मुख्यमंत्री के टेबल पे कोई फाइल हो ही नहीं, कोई फाइल विलंब से चल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो। मतलब सारे फाइल का निपटारा हो गया हो। मतलब यह हुआ कि सारे काम जो मुख्यमंत्री को करने हैं अपने कार्यकाल में, जब तक का भी उनका कार्यकाल है, अभी तो इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं ये सब भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी अगर वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, राज्यसभा के वो सांसद हो चुके हैं, अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बल्कि हो भी गया होगा नोटिफिकेशन जारी। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 14 दिन के अंदर जो दूसरी सदस्यता है उनकी विधान परिषद की, उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी इस वक्त उनको 31 मार्च तक तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। एक एक चीज का हिसाब किताब रखना है। मुख्यमंत्री है, भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और के पास हो, होम मिनिस्ट्री किसी के और के पास हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। वो सबका संज्ञान ले सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, सबके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है इसका संज्ञान वो बलिपूर्वक ले, बहुत बहुत मजबूती से ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, वो यात्रा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ ठीक है। मतलब इतना चंगासी, सब कुछ चंगासी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोम में क्या हो रहा है ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। तो मुख्यालय में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कोई फाइल अटका हुआ है तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फाइल अटका ही हुआ नहीं है, सबकी निवृत्ति हो गई है, सबको ठीक कर दिया गया है, फाइल अपने समय से चल रहा है और उसका निपटारा हो गया है, सारे आदेश पारित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई लंबित कार्य नहीं है और उप मुख्यमंत्री के पास भी कोई लंबित कार्य नहीं है। मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। मार्च लूट का नाम आपने सुना होगा ना, मार्च लूट। नई नई सड़कें बनने लगती हैं, खरंजे बनने लगते हैं, नाली बनने लगती हैं, ड्रेनेज बनने लगते हैं, पोल के खंभे लगने लगते हैं, बिजली के बल्ब बदल दिए जाते हैं। उसको कहते हैं मार्च लूट,
कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, इसमें जितनी ठेकेदारी है उसका काम पूरा करो फटाफट और निकल लो। लेकिन इस मार्च लूट के महीने में मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। मतलब इतना समृद्ध हो गया है मुख्यमंत्री का दफ्तर कि अब बिल्कुल समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ। यहां समृद्धि में कोई विपत्ति नहीं है, कोई कोई अटकलबाजी भी नहीं है, कोई गड़बड़ी भी नहीं है। बिल्कुल समृद्ध मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है और बिहार भी समृद्ध है। इसलिए समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ। हर कोई समृद्ध है, मतलब हर घर में घी के दिए जल रहे हैं साहब। वहां घी के दिए जल रहे हैं और लोग बिल्कुल, अब जिसको कहते हैं लोकोक्तियां हैं, ये कोलोक्वियल शब्द हैं या वाक्य हैं, घी के दिए जल रहे हैं और हलवा पूड़ी खाया जा रहा है। तो ये मान के चलिए बिहार में हलवा पूरी चल रहा है, घी के दिए जल रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति दिक्कत ही नहीं है, कोई गरीबी नहीं। सारे इंडेक्स पर हम आगे चल रहे हैं। ये और बात है कि सारे इंडेक्स पर बिहार सबसे पीछे है। खैर, अब उसकी चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं समृद्धि यात्रा मार्च के महीने में चल रही है। चलनी चाहिए, कोई बात नहीं है। अभी 20 मार्च को गवर्नर मल्होत्रा जी गए आरबीआई के, पहुंचे पटना। वो एक कस्टमरी है, एक मीटिंग्स होते रहती है। 622वां मीटिंग था बिहार में वो, और उस मीटिंग में गवर्नर साहब गए थे, मुख्यमंत्री से भी मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले। लेकिन चर्चा हुई मुलाकात की सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी के साथ देश के आरबीआई के गवर्नर की मुलाकात की, कि वो सम्राट चौधरी से क्यों मिले। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके ब्लॉक लेवल तक सबको सूचना दे दिया गया है कि साहब राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन और आय के जितने राज्य के स्रोत हैं उस पर फोकस किया जाए और अविलंब राज्य के खजाने को भरा जाए। जब आरबीआई के गवर्नर सम्राट चौधरी से मिले, उसके बाद यह खबर आग की तरह फैली। और पिछले इसी महीने में, मार्च तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी महीने में खबर है कि वहां सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में ठेकेदार सब निराश हैं, परेशान हैं, फाइलें अटकी हुई हैं, कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। मार्च के महीने की तनख्वाह भी लोग कह रहे हैं कि 15 दिन विलंब से आया है, लेट से आया है मार्च महीने का तनख्वाह। अब कितने लोगों का तनख्वाह कम लेट से आया है, नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 15 दिन विलंब से आई है। शिक्षकों के मामले में, इस सब के मामले में तो कहा ही जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना विलंब से चलते रहता है। पेंशनधारियों को भी इसी तरीके से ये लोग देते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने पर पेंशन रिलीज होता है। हालांकि एक मुश्त आ जाता है, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद ही आता है। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति खस्ता हाल है। लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आपने एक दिन में, कुछ ही मिनटों में गंवा दिए। 25,000 करोड़ रुपए आपने खजाने से खाली कर दिया चुनाव के पहले। अब वो पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि वो सरप्लस था या केंद्र का पैसा था, जो भी था, आपने लुटा दिया और आगे की किस्त जानी है, और अभी आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब ये वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने का मतलब है कि क्या इसका राजनीतिक महत्व है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग थी उसकी वजह से बिहार का खजाना खाली हो गया है, आपने क्या चलाया स्टेट को? तो नीतीश कुमार तो फिर कहेंगे हम तो बार बार आपको कह रहे थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्पेशल राज्य का मतलब है कि बिहार को पैसे का बड़ा मोटा पैकेज मिले और उस मोटे पैकेज से हम बिहार को चला सकें। मतलब बिहार की स्थिति स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है टैक्स का। दुकानदारों पर लगाओ, व्यापारियों पर लगाओ,
सर्विस क्लास पर लगाओ, इसको लगा करके जितना कलेक्शन कर सकते हैं उससे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर है। तो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जाहिर है स्टेट का फिस्कल जो बजट है वो घाटे में रहेगा। और फिजिकल बजट अगर घाटे में कॉन्सिक्यूटिव चलता ही रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में उनको केंद्र से पैसे लेने पड़ेंगे, और केंद्र अगर पैसा देगा तो बहुत सारी शर्तों के साथ देगा। अगर केंद्र से नहीं लेते हैं, वो कहीं और से लोन का इंतजाम करते हैं, तो लोन पर रोक लग जाएगी, क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक का भी बहुत जबरदस्त लोन है, अब उसकी अदायगी करनी है। आप लोन लेते जाएं, वजीफा बांटते जाएं, और रेवेन्यू कलेक्शन जीरो हो तो स्टेट की स्थिति क्या होगी? खजाना अगर खाली है तो फिर स्टेट डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी पर असर होगी, जो जहां है वहीं रुक जाएगा। अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे? पैसा तो पेट्रोल है ना, पैसा नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो जहां है वहीं खड़े हैं आप। कहने का तात्पर्य यह है, पैसा आपको चलायमान रखता है, और पैसे ही स्टेट में अगर कम हो जाएं तो स्थिति क्या होगी? अब ये स्थिति तो होनी ही थी, लेकिन ये स्थिति को होने दिया गया। क्यों होने दिया गया? क्योंकि आगे इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने थे। जीत तो गए आप, और इसीलिए आपको बहुत बारीक बात समझनी होगी कि श्रीमान सुशासन बाबू, श्रीमान नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में हर जगह एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्या बात है उसमें? एक महत्वपूर्ण बात, सब काम हो रहा है, सब काम होगा, आगे भी होगा, और केंद्र सरकार का बहुत मदद मिल रहा है, इसी अंदाज में बोलते हैं नीतीश कुमार जी। है ना जी, हो रहा है ना काम, आप देख रहे हैं ना, हुआ है ना, और होगा, और होने में केंद्र सरकार मदद करेगी। बार बार वो जहां कहीं भी किसी भी समृद्धि यात्रा में उस भाषण को आप डिकोड कर लें, आपको मिल जाएगा कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। मतलब ये उनको मालूम है कि हमारे खजाने की हालत ठीक नहीं है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से हम आगे नहीं चल सकते हैं। लेकिन तुम डाल डाल, हम पात पात। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर हम स्पेशल पैकेज दे भी दें, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे भी दें, और इसके मुतालिक हम पैकेज रिलीज कर दें, तो माल तो मेरा है, महराज महाराज का है, और मिर्जा होली खेल लेगा। ये उन्हें कबूल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि साहब आप मिर्जा जी, अब आप होली खेलना बंद कीजिए, आप कुर्सी पर से हटिए, आपने होली खेल ली, अब हम होली खेलेंगे, माल महाराज का है, मेरा है, मैं माल दूंगा, लेकिन होली तो अब हम खेलेंगे, होली आपको खेलने नहीं देंगे। साफ साफ संकेत है केंद्र का कि ये अब नहीं चलेगा। आपने राज्य की वित्तीय स्थिति को खराब कर दिया है, और इसीलिए बार बार आप स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं। ये हम नहीं चलने देंगे। अब ये मामला हो गया है पॉलिटिकल। खाली खजाना अगर हो गया तो क्या उसे होने दिया गया? और अगर होने दिया गया तो इसके सीधे सीधे राजनीतिक मायने हैं कि अब आपको हम घुटने पर लाएंगे, हम आपको मजबूर कर देंगे कि केंद्र आपको पैसा नहीं देगी। केंद्र पैसा तभी देगी जब हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारे पास में सत्ता होगी। हम अभी सत्ता में भागीदार हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है, सत्ता आपके हाथ में है। हम उस सत्ता के भागीदार मात्र हैं। भागीदार की जितनी जिम्मेदारी हो सकती है उतना हम निर्वाह करेंगे, लेकिन सत्ता की सारी मलाई आप खाएं, मुख्यमंत्री आप हो, पार्टी आपकी हो, आपको लाभ मिले, हमारे बिना पर, हमारे कंधे पर गाली भी हम सुने, हम ये तोहमत भी लें कि हम जेडीयू को कमजोर करना चाहते हैं,
जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाना चाहते हैं, ये सारी तोहमत भी लें और हम भागीदार बने रहें, ये नहीं होगा। तो तोहमत एक ही बार ले लेते हैं हम, एक ही बार सारी तोहमत ले लेते हैं कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री को हटाना चाहता हूं, हमें जेडीयू को तोड़ना चाहता हूं, हमको सब बात कबूल है, लेकिन ये कुर्सी इस बार हम पकड़ेंगे। तो जो कुर्सी कुमार आज तक नीतीश बाबू को कहा जा रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब हम कुर्सी कुमार बनेंगे, कुर्सी हमें दे दीजिए। खजाना आपकी खाली है, खजाना भरेगी तभी भरेगी जब ये कुर्सी हमें मिलेगी। अब खजाना क्यों क्यों खाली है, दो तीन कारण बताए जा रहे हैं। एक तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो कोई रेवेन्यू तो देता नहीं है, कोई इंडस्ट्री तो लग नहीं रही है, तो वेलफेयर स्कीम्स में एक ही तरफ से खाली जाता है, आने की गुंजाइश नहीं होती है, जाता ही जाता है। तो वेलफेयर स्कीम्स में पैसे जाए जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, बिहार के ब्यूरोक्रेसी के बारे में भूल जाइए आरजेडी के नेता क्या कहते हैं, बाकी नेता क्या कहते हैं। बिहार की वैसे तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में देश भर में ये चलन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है, अन्य राज्यों में भी है, वही चलन है जो बिहार में है। लेकिन फिर भी बिहार के बारे में चर्चा क्यों होती है? क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बिहार एक गरीब प्रदेश है, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से रेलगाड़ियों में भर के मजदूर बाहर जाते हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलती हैं। हम लेबर जनरेशन का स्टेट हैं, हम श्रम पैदा करते हैं, श्रमिक पैदा करते हैं और अन्य राज्यों में उसे एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त है, लेबर मैन्युफैक्चरिंग है। हम सीधा सीधा हाड़ मांस का टुकड़ा तैयार कर देते हैं, हाड़ मांस का टुकड़ा तैयार करते हैं और उसको गाड़ी पर बिठा देते हैं और उसको पंजाब भेज देते हैं, हरियाणा भेज देते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब, हरियाणा, और अब तो तमिलनाडु तक जा रहे हैं साहब, महाराष्ट्र तो जा ही रहे थे। और उस हाड़ मांस के टुकड़े के वर्गीकरण हैं, कुछ पढ़ा लिखा हाड़ मांस का टुकड़ा है, कुछ अनपढ़ हाड़ मांस का टुकड़ा है, कुछ बिल्कुल गरीब है, कुछ उससे थोड़ा उसकी स्थिति अच्छी है, कुछ उससे थोड़ी अच्छी स्थिति है, कुछ उससे थोड़ी अच्छी स्थिति है और फिर कुछ उससे थोड़ी स्थिति है। अपर क्लास है, मिडिल अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर क्लास है, लोअर लोअर क्लास है। ये है मैन्युफैक्चरिंग हमारे बिहार का, ये हमारी यूएसपी है। और ये कैसे यूएसपी बनी है? ये 35 साल में बनी है और इस 35 साल में तथाकथित रूप से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, सराहना करनी पड़ेगी। 20 वर्ष में नीतीश बाबू ने पटरी पर लाने की कोशिश की है, अपने तरीके से जितना मेहनत होता है उन्होंने किया है। जो बात जो जिसकी सराहना होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं बहुत सारे चुनौती को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना पड़ता है, तो क्रेडिट उनको देना चाहिए। लेकिन इस क्रेडिट के बाद भी सत्य क्या है? सत्य यह है कि मास पलायन को, मास एक्सोडस को हम रोकने में नाकाम रहे हैं, नाकाम रहे हैं। अब इसके लिए जो दृष्टि चाहिए थी नेतृत्व की, अब उसमें कमजोरी रह गई, कमी रह गई, हम कर नहीं पाए। अब क्यों नहीं कम कर पाए ये अब नीतीश बाबू ही जानते होंगे। फिर भी जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, जो आबादी है, जिस तरह के वहां माइंडसेट हैं, उस माइंडसेट में उस आबादी के लिए जितना बेहतर काम हो सकता है नीतीश बाबू ने किया है, इसकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। एकदम से खाली ऐसा नहीं होगा कि नहीं नीतीश बाबू ने तबाह कर दिया। ये बिल्कुल ये बात सही है कि रियलिटी है कि हम मास एक्सोडस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम लेबर मार्केट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि नीतीश बाबू ने काफी हद तक बिहार को पटरी पर लाने की कोशिश की, उसमें कामयाबी मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई मित्रों यही है। अब कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू के ब्यूरोक्रेसी ने
नीतीश बाबू को कंगाल कर दिया है। 10-15 ऑफिसर ऐसे हैं और उसमें भी 6-7 ऑफिसर तो रिटायर होने के बाद भी इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अधिकतर ऑफिसर के बारे में बिहार की पावर गैलरी में चर्चा आम है कि एक ऑफिसर की संपत्ति, एक-एक ऑफिसर की हजार-हजार करोड़ की है। अब मुझे नहीं मालूम इसकी सत्यता कितनी है। मैं तो एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत उनकी जो तनख्वाह है और उनको जो मिलने वाली सुविधा है इसके अलावा नहीं मानता हूं। लेकिन खैर, इसके अलावा जो उनका खेल चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि खजाना खाली हो गया। काम के नाम पर पैसे खजाना से निकले और उसकी वानगी वो उसका उदाहरण देते हैं कि साहब इतनी ज्यादा संख्या में किसी भी स्टेट में पुल बन करके गिरा नहीं है। पुल बन रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है। ये इसका नतीजा है, ये इसका प्रमाण है कि खजाने से पैसे कैसे निकलते हैं, कैसे बंदरबांट होता है, कैसे लूट मचती है। लेकिन इसके तरफ श्रीमान मोदी जी की निगाह है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अमित शाह की निगाह है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम। या स्वयं श्री नीतीश कुमार जी की निगाह है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। होनी चाहिए। और अगर यह सच है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी ने, चुनिंदा कुछ अफसरों ने अपना घर भर लिया और बिहार के खजाने को खाली कर दिया, तो यह बेहद चिंताजनक बात है। इसकी आंच क्या प्रेजेंट डिस्पेंसेशन पर आएगी? इससे भाजपा भी बच के नहीं निकल सकते हैं। भाजपा के भी मंत्री हैं उसमें शामिल, जेडीयू के भी मंत्री हैं शामिल, और फिर ये दोनों की मिलीजुली सरकार है। दोनों की मिलीजुली सरकार के अधीन ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स अब क्या अकाउंटेबल होंगे? इनकी कोई जिम्मेदारी तय होगी कि अगर ये स्थिति हो जाती है कि बिहार का खजाना खाली हो, इसकी चर्चा आम हो जाए, तो वो कैसे है? कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है? नीतीश बाबू तो नहीं कर रहे होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ऑफिसर करते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑफिसर की होगी। ऑफिसर को व्हाइट पेपर जारी करना पड़ेगा। और जितने ऑफिसर हैं, अब कहते हैं कि वो कस्टम में अपना अपना एसेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जितने ऑफिसर हैं वो इतने चालाक हैं, आपको लगता है कि वो अपने नाम से एसेट बनाएंगे? जो चोर होता है, जो भ्रष्टाचारी होता है, वो अपने नाम से एसेट बनाएगा? वो तो बेनामी एसेट बनाएगा, परिजनों के नाम से बनाएगा। ये जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगी। जांच कौन करेगा? तो अब जांच होगी। बिहार का खजाना खाली क्यों हुआ, इसकी जांच होगी। और इसीलिए बिहार की पावर गैलरी से लेकर के केंद्र की पावर गैलरी तक हड़कंप मचा हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने अगर सम्राट चौधरी से बात की तो वहां कहा गया कि अरे सम्राट चौधरी अब इनकमिंग चीफ मिनिस्टर है। और ठीक है, आप कहते रहिए। अब कौन होगा नहीं होगा ये तो केंद्र बताएगा, अभी तक तो तय नहीं हुआ है ना। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर मिल रहे हैं और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि बिहार का खजाना खाली है, लोगों को यह संकेत दिया जा रहा है ब्लॉक लेवल तक कि रेवेन्यू जनरेशन कैसे होगा, इस पर विचार कीजिए, डेटा भेजिए, क्या तैयारी हो सकती है, बिहार अपने तरीके से स्वयं के पैर पर कब खड़ा होगा? क्या वहां रेवेन्यू जनरेट करने का कोई स्कीम नहीं है? मुझे नहीं मालूम सरकार ने इस दिशा में सोचा है या नहीं सोचा है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट को लेकर के जो जितना लुटा सकती है सरकार, सरकार ने लुटाया है, लुटाना भी चाहिए अगर वेलफेयर करना है तो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीमा तो होगी जहां आपको पूरी आबादी को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। एक एक इंडिविजुअल के प्रोडक्टिविटी को एसेस करना पड़ेगा। उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? अगर सर्विस सेक्टर्स में लोग हैं, सर्विस क्लास में है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कुछ है या नहीं है, और मलाई खा रहे हैं, सिर्फ वेतन ले रहे हैं, ये तो तय करना पड़ेगा आपको।
प्राइवेट वालों को के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है आप देख ही रहे हैं। तो हायर एंड फायर की पॉलिसी वहां है या नहीं है मुझे नहीं पता। केंद्र के बारे में अभी खबर आ रही है कि केंद्र में बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो परेशान हैं। मोदी जी ने डंडा चला दिया है। छोटे छोटे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट हो रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन का असेसमेंट हो रहा है, उनके कॉम्पिटेंस का असेसमेंट हो रहा है केंद्र में। क्या ऐसे असेसमेंट का कोई स्ट्रक्चर बिहार में है? बिहार में बाकी चीज के लिए तो ऑफिसर लगा देते हैं, लेकिन ऑफिसरों का असेसमेंट कोई नहीं कर रहा है। उनका असेसमेंट है कि नहीं है, ये कौन करेगा? तो जिस दिन ये असेसमेंट शुरू हो जाएगा कि ऑफिसर का कॉम्पिटेंस क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके ऊपर एक्सपेंडिचर क्या है और उसके द्वारा कोई रेवेन्यू जनरेशन के कोई स्रोत भी हैं या नहीं है, ये जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन बिहार का खजाना खाली नहीं होगा। मुश्किल हालात हैं और नीतीश जी इस दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। नीतीश जी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। क्या उस इन सवालों से बचने के लिए ही अब कुर्सी छोड़ रहे हैं? खैर, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सच्चाई ये है मित्रों, वर्तमान में जो खबर है कि बिहार का खजाना खाली हो गया है और इससे बिहार के नेताओं के पेशानी पे बल है, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इससे अछूते नहीं है। चुनौती आगे बढ़ी है। देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।